चलिए, तो ये सी टेट का आपका रुक्मणी का सेट नंबर 3 होगा और सेट नंबर 3 का डिस्कशन हम लोग करते हैं। पहला आपका पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब देना है 121 नंबर का। तो देखिए पैसेज में क्या पूछा है। सेंटेंस बोला है कि ट्रू कौन सा है। स्नेक वाइल के लिए ट्रू कौन सा है अबाउट द स्नेक वाइल। तो इसमें जो है ट्रू जो है, स्नेक वाइल वाज इन ग्रेट डिमांड इन अमेरिका। ये बात सही है कि अमेरिका में स्नेक वाइल का डिमांड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, स्नेक वाइल का डिमांड सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। ये बात पैसेज में आप पढ़ लीजिएगा, पता चलेगा। ठीक है, डिमांड का मतलब मांग होता है। आइए चलिए समझते हैं अगले को। अगला बोला है द रीजन वाई स्नेक वाइल सेलर्स लेफ्ट टाउन सून आफ्टर सेलिंग इट वाज दैट। मतलब क्या कारण है स्नेक वाइल के सेलर्स जो है लेफ्ट टाउन, मतलब टाउन को लेफ्ट कर गए हैं। सून आफ्टर सेलिंग मतलब जल्दी ही सेलिंग के बाद तुरंत ही क्या करे हैं कि टाउन को छोड़ दिए हैं। इट वाज दैट, ये क्या प्रदर्शित करता है या क्या बताता है। तो इट फेल टू लिव अप टू द कॉल क्लेम मेड फॉर इट। ठीक है, ये फेल हो गए हैं। ठीक है, लिव अप में फेल हो गए हैं और द कॉल क्लेम मेड फॉर इट, और कॉल क्लेम में इसलिए वो लेफ्ट कर गए। ठीक है, पैसेज में एक बार पढ़िएगा, पता चल जाएगा। अगला है आपसे बोला है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूज्ड पॉलिसीज ऑफ इहिनेसिया टू ट्रीट। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है कि कौन सही होगा। इसमें बोला हॉट एलिमेंट्स सही होगा, या टीथ एंड गम डिजीज सही होगा, या न्यूरोफॉन्स सही होगा, या ब्लड डिसऑर्डर सही होंगे। मतलब ये जो लाइन दिए गए हैं इसके लिए कौन सा सही होगा। तो लाइन का अर्थ जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा टीथ एंड गम डिजीज के लिए ऐसा लिखा गया, टीथ एंड गम डिजीज के लिए। ठीक है, नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूज्ड पोलोटाइसेस, मतलब पोलोटाइस को यूज करते हैं ऑफ इल्हेनियंस ट्रीट, और इस तरह के ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका कारण है कि इनका जो टीथ और गम डिजीज इनके पास होता है, इसीलिए ऐसा वो करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट को। 124 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही गलत बताना है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट ए सही है लेकिन बी गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन सोल्ड बाय ट्रैवलिंग ट्रेडर्स वेयर प्लांट बेस्ड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापारी हैं वो प्लांट बेस्ड चीज़ों को मतलब बेच रहे हैं। और बोला है डॉक्टर HCF मैरी वाज हाईली क्वालिफाइड फिजिशियन। तो हाईली क्वालिफाइड फिजिशियन नहीं है, ये गलत बोला है, इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। आइए हम अगले को समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट को आपको पता ही होता है कि आउटरेजियस का बोला है कि अपोजिट क्या होगा। तो आउटरेजियस का जो अपोजिट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब आउटरेजियस का इनएक्सेप्टेबल होता है, तो आउटरेजियस का एक्सेप्टेबल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम समझते हैं अगले को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द बोल्ड पार्ट ऑफ द। बोल्ड पार्ट में जो लिखा हुआ है यहाँ लॉन्ग बिफोर, ये क्या है, ये चीज़ बोला गया है।
तो बोल्ड पार्ट का जो लॉन्ग बिफोर है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब के रूप में बिफोर का प्रयोग होता है और नहीं तो प्रीपोजिशन के रूप में। तो आप यहाँ पे बिफोर शब्द जो है ना एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर तो होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग लिखा हुआ है तो लॉन्ग समय बताता है, लंबा और थोड़ा और ज़्यादा जो है समय बताता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ये समझते हैं नेक्स्ट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज द वर्ड पोटेंट एज यूज इन पारा 3 ऑफ द पैराग्राफ। मतलब बोला है कि इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोला है, इसमें से कौन सा वर्ड है जो सेम वर्ड है पोटेंट का। ठीक है, पोटेंट का सेम वर्ड कौन सा है, तो इसमें पोटेंट का जो सेम वर्ड है वो पावरफुल है, मतलब ज़्यादा पावरफुल के लिए पोटेंट शब्द का यूज किया गया। ठीक है, बोल रहा है कि पोटेंट है किस लिए, तो पावर के लिए, तो ये पावर के लिए यूज किए गए। आइए समझते हैं। ईरर ढूंढना है, इसमें ईरर क्या है वो बोला है। ठीक है, तो इसमें जो ईरर है आपको, विच द लैंडस्केप इज ब्यूटीफुल इजंट, ठीक है, इजंट ऑन्स, तो इसमें कौन से पार्ट में ईरर है, तो इसमें यहाँ जो है इजंट सॉरी इट्स ऑन क्वेरी, यहाँ पे इट्स ऑन कैरी जो दिया हुआ है ये गलती है। ठीक है, इसमें क्या गलती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट्स जो लिखा हुआ है इट इज अथवा इट्स लिखाता है इट इज के लिए, तो यहाँ पे इट इज शब्द नहीं होना चाहिए, इट हैज होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गलती है। अगला पैसेज, हाँ अगला पैसेज में क्या बोला गया है, अगले पैसेज के थ्रू नॉट ट्रू बोला है कि कौन सा ट्रू नहीं है पैसेज के हिसाब से, तो इसमें पैसेज के हिसाब से आपको सी वाला ट्रू नहीं है, बोला है इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड वाया क्लोज कॉन्टैक्ट और टचिंग शेयर्ड सरफेस और ऑब्जेक्ट, तो बोला है कि ये ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब ये जो कोविड सार्स है ये ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, तो ट्रांसमिटेड होते हैं ये। ठीक है, ये नॉट ट्रांसमिटेड लिख दिया है इसीलिए गलती हो गया, यही वाला आपका आंसर है, गलत वाला ही ढूंढना था। आगे बोला है ट्रांसमिटेड थ्रो एयर, बोला है हवा के जरिए फैलता है, तो हाँ उसमें दिया होगा हवा के जरिए फैलता है। बोला ट्रांसमिशन रेट ऑफ द डिजीज आर मच हाइयर, ज़्यादा ट्रांसमीटर रेट इंडोर्स देन आउटडोर, मतलब ज़्यादा अंदर में ट्रांसमीटर का ज़्यादा डर है, बाहर से ज़्यादा अंदर खतरा है, तो यह बात सही है। बोला है अगला बोला है आपको कि इट कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रो एसिम्प्टोमिक पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन, हाँ तो ये सही है, मतलब जो बीमार है उससे हेल्दी पर्सन में भी ये फैल सकता है, तो ये बात मतलब यहाँ पे सभी सही लिखे गए थे, सी में गलती लिखे गए। आइए समझते हैं 130 में क्या पूछा है आपसे, बोला है एक्सपर्ट के जरिए फ्रॉम द यूके एंड यूएसए और यूके के एक्सपर्ट के हिसाब से एंड कनाडा के एक्सपर्ट के हिसाब से सार्स कोविड वायरस के बारे में कौन लिखा हुआ है सही, तो इसमें जो लिखा हुआ है इसमें द एयरबॉर्न रूट लिव्स पीपुल अनप्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, जो एयरबॉर्न रूट होता है वो लिव्स पीपुल के लिए अनप्रोटेक्टेड होता है, रूट लिव्स पीपुल अनप्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे तो यही सही है। बाद बाकी यहाँ पे बोला है कि सेपरेट थ्रो द ह्यूमन कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो है ना आदमी के ह्यूमन कॉन्टैक्ट को सेपरेट करता है, तो नहीं, ये इस सार्स कोविड 2 सेपरेट नहीं करता है। अफेक्ट द एल्डरली द मोस्ट अफेक्टेड एल्डर को होता है, नहीं किसी में भी हो सकता है, तो मतलब यानी इस तरह से आपको गलतियां दिए गए हैं जो आपको ढूंढना था। आप इसको एक बार फिर से समझिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। इसमें बोला है आगे कि अकॉर्डिंग टू
जाइमेंजी शुड WHO and other public health organization do to effectively deal with the problem। मतलब इनके द्वारा इफेक्टिवली प्रॉब्लम जो है ना डील किया गया है वो कौन से है आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है टू अडेप्ट देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन टू साइंटिफिक एविडेंस टू रिड्यूस एयरबॉर्न। मतलब ऐसा WHO के द्वारा कहा गया है, तो ये बात सही है, ठीक है। मतलब WHO और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी बातें कहे गए हैं, तो यही कहा गया है कि डिस्क्रिप्शन ट्रांसमिशन टू साइंटिफिक एविडेंस टू रिड्यूस एयरबॉर्न, ठीक है। एयरबॉर्न को रिड्यूस करने की बात बोला गया है, ठीक है, WHO और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। डैश वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड द फैक्ट दैट कोविड-19 पैंडेमिक प्रोमिनेंटली स्प्रेड थ्रू एयर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि हाँ, लेसेंट जर्नल के द्वारा जो है ना इस्टेब्लिश्ड किया गया था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक प्रोमिनेंटली स्प्रेड, तो ये लेसेंट जर्नल के द्वारा स्प्रेड किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग बताना है ओवर हेल्मिंग का। ओवर हेल्मिंग का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ओवर हेल्मिंग का मतलब होता है अत्यधिक तीव्र या अत्यधिक उत्सुक, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा मीनिंग होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। मजबूती को बताता है, अत्यधिकता को बताता है, तो स्ट्रॉन्ग इसका हो जाएगा। सेम मीनिंग पूछा है ना, तो ओवर हेल्मिंग का मतलब खुद पर ज़्यादा मजबूती रखना, ओवर हेल्मिंग है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। खुद पर ज़्यादा मजबूती रखना क्या है, ओवर हेल्मिंग होता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई पूरा एकदम पूरी ताकत से बोलता है या पूरा जोर लगा के बोलता है तो उसको ओवर हेल्मिंग कहा जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। विच ऑफ द अपोजिट मीनिंग पूछा है किसका, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है समाहित होना, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब समाहित होना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डिपेंडेबल ही होगा, सही, ठीक है। समाहित होना यानी डिपेंडेबल होना, किसी के ऊपर डिपेंड करना, और उसका मतलब कंसिस्टेंट का मतलब है खुद में अपने अंदर होना, और डिपेंड का मतलब दूसरे के अंदर होना, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब हमारे पास कंसिस्टेंसी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और डिपेंडेंसी है इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। आगे समझिए, तो कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। आगे समझ में। आइए समझते हैं नेक्स्ट। 35 में बोला है 135 विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन ईरर। कौन सा है इसमें बोला है, तो ईरर इसमें जो है ना ये बी पार्ट में ईरर है। बोला ही आस्क हिम व्हाई वाज ही। तो याद रखिएगा जब भी हम इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पे व्हाई वाज जो लिखा हुआ है, व्हाई वाज नहीं, व्हाई ही वाज लिखा होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है, और जबकि यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको क्वेश्चन नहीं लगा रहता है, तो उस समय सब्जेक्ट पहले आ जाता है, वाज बाद में चला जाता है। तो यही गलत है, बी गलत है, तो बी पार्ट आपको सी में दिया हुआ है, सी आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है कि फॉलोइंग इज नॉट इंटरेस्ट सर्टेन ऑफ एट गुड टेक्स्ट बुक। हाँ, मतलब कौन है जो इंस्ट्रिक्ट सर्टेन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक का नहीं है। तो अच्छे गुड टेक्स्ट बुक के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग के लिए अच्छे टेक्स्ट बुक के लिए अच्छा नहीं होता। लैंग्वेज अच्छा होता है, एक गुड टेक्स्ट बुक बनाता है तो आपको लैंग्वेज और वोकाबुलरी आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रिक्टा से आपको आना चाहिए। उसका सब्जेक्ट मैटर भी फॉलो करेगा, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक बता रहे हैं तो किस चीज़ का टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। स्टाइल एंड प्लानिंग भी होना चाहिए कि किस मतलब बिना प्लान के आप टेक्स्ट बुक नहीं बना सकते हैं।
प्रिंटिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है और बाइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, प्रिंटिंग का क्या ज़रूरत। ठीक है, आइए समझते। अब यहाँ से आ गया है आपका पैसेज से तो ख़त्म हो गया है, और पैसेज ये 36 से ख़त्म है। अब यहाँ देखिए 5 क्लास का जो टीचर जो है ना, और 5वां क्लास का है, हर स्टूडेंट टू लिसन टू शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 6 सेंटेंस। 6 सेंटेंस वाला पैराग्राफ 2 बार सुनते हैं, दोबारा, ट्विस्ट का मतलब दोबारा होता है। देन सी आस्क देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू रीड आइट पैराग्राफ, मतलब फिर से कहते हैं ग्रुप में लिखने के लिए पैराग्राफ को। नियर टू वाट दे, मतलब अपने नज़दीकी में कह रहे हैं लिखने के लिए। हर्ट एंड नॉट एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस, अपने हिसाब से लिखने के लिए, मतलब सेम सेंटेंस नहीं लिखने को कह रहे हैं। व्हाट इज़ द टास्क नॉन एज, ऐसे टास्क को किस रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे टास्क को हम पैराग्राफ डिक्टेशन के रूप में जानते हैं। डिक्टेशन, ठीक है, पैराग्राफ डिक्टेशन होगा ये। ठीक है, पैराग्राफ डिक्टेशन, ऐसे हम पैराग्राफ को लिखवा रहे हैं तो पैराग्राफ डिक्टेशन होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। टीचर हैं जो फाइंड आउट दैट सम स्टूडेंट फील डिफ़िकल्टी, मतलब कुछ स्टूडेंट के कठिनाई को वो फाइंड आउट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं। इन कंप्रीहेंडिंग के क्षेत्र में द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, मतलब वो डिटेल एक्सप्लेन करते हैं और स्ट्रक्चर बताते हैं इन ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में। सी प्रोवाइड देम ए गुड वोकाबलरी, और एक अच्छा वोकाबलरी को भी प्रोवाइड करते हैं। एंड ड्रिल इन स्ट्रक्चर विथ द सेम ट्रिक्स, और उसी ट्रिक से ड्रिल करते हैं। आफ्टर सम टाइम सी कुड बी एबल टू रिमूव द डिफ़िकल्टी, या कुछ दिन के बाद ये डिफ़िकल्टी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थी को। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट द कंड्यूस्ड, मतलब ये सहायता किस तरह का होगा, ये सहायता असेसमेंट किस प्रकार का होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो आप बता सकते हैं कौन प्रकार के होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताएं, क्या ऐसा ही लिखा हुआ था उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में? हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम इससे पहले बताए हुए, क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट? हाँ, क्या बताया गया है पीछे वाले, कुछ याद है कि हाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या बताया गया है? उसका मेथड अलग होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होगा, या होगा? बताओ। वहाँ पीछे भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि जब भी डिफ़िकल्टी को हल किया जाए तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ही होता है। कौन टेस्ट होता है? तो इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक तरीके से ये हल करने का प्रयास किया, यही नहीं कहेंगे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि डिफ़िकल्टी को हल करने का प्रयास जो है ना, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। आगे समझ में? चलो आगे देखो। 39, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द टेस्ट इन ए लैंग्वेज, ब्लू प्रिंट जो है ना एक लैंग्वेज के लिए किया जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नीड नॉट टू बी फॉलोड, मतलब किस स्टेप का फॉलो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो है बोला है वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होगा। वेटेज टू डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन की ज़रूरत होगा, और डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल की ज़रूरत होगी। नहीं ज़रूरत होगी तो राइटिंग स्टाइल की ज़रूरत नहीं होगी। बात समझे? जब हम ब्लू प्रिंट कर रहे हैं तो, क्योंकि ब्लू प्रिंट ही करना है हमको, तो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल ज़रूरत नहीं करना है। ठीक है, आइए समझते हैं 140। टीचर हैं जो राइट कर रहे हैं सर्टेन वर्ड्स क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट नोट देम डाउन
इन द नोटबुक, और विद्यार्थी उसको नोट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू डिस्क्राइब दिस स्ट्रेटजी ऑफ द टीचिंग स्पेलिंग। ऐसे टीचिंग स्पेलिंग को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ऐसे टीचिंग स्पेलिंग को हम कौन मेथड कर रहे हो? डिक्टेशन। इसमें डिक्टेशन कहाँ लिखा रहा है? इसमें तो यहाँ टीचर लिख रहे हैं, आप बच्चे। डिक्टेशन तब होता है जब बिना मतलब लिखे लिखाए जाते हैं। तो डिक्टेशन हाँ, तो ब्लैक बोर्ड से उतार रहा है ना, तो नकल कर रहा है ना, वो थोड़ी ना लिखा थोड़ी ना रहे कि चेक करेंगे। तो इसको कौन होगा? ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में क्या नकल करना होता है? इसमें जो है ना 140 का आंसर राइट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन मेथड इसको कहेंगे हम। इस मेथड को ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मेथड में है स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ये याद कर लीजिए, स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। ठीक है, टीचिंग स्पेलिंग को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहेंगे। ये ध्यान कर लो, इतना बात ध्यान रखना है कि स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग होगा तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहेंगे। आगे समझ में? यहाँ पे लिखा है दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। आगे चलो, 41 नंबर को देखो। 41 नंबर में चाइल्ड इज नोटिस्ड टू हैव द फॉलोइंग डिफ़िकल्टी वाइल लर्निंग द लैंग्वेज। जब एक लैंग्वेज सीखता है एक बच्चा, तो उस कौन कौन से मतलब नोटिस कर रहा है, ये सारे प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं, तो उसको क्या हुआ है? इस किस चीज़ में कठिनाई हुआ है? नेम्स एंड साउंड। नेम्स और साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग मिस्टेक व्हेन रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। रीडिंग डायलेक्सिया होता है ना, तो इसी से पता चल जाएगा। नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चनों के देख के तुम छोड़ दिए होगे, तो ये ध्यान रखना है, यही चीज़ समझना होता है कि क्वेश्चन को हमेशा समझने का प्रयास करेंगे। हमको क्वेश्चन समझ में आएगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन समझने का प्रयास जरूर करना। आगे देखो 142। ए टीचर टीचेज ए लेसन ऑन लखनऊ। ठीक है, आफ्टर लिसन रीडिंग आफ्टर साइलेंट रीडिंग इज डन बाय द स्टूडेंट। मतलब कहने का मतलब है कि टीचर हैं जो टीच कर रहे हैं लेसन ऑन लखनऊ में, जब वो साइलेंट रीडिंग कर रहे मतलब आफ्टर साइलेंट रीडिंग इज डन बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थी चुपके से मतलब मने मने पढ़ रहे थे। सी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, तब वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ बोला गया है। और लास्ट में क्वेश्चन जब किए हैं तो कह रहा है विच फॉलोइंग टाइप्स मोर अप्रोप्रिएट टू डिफाइन नेचर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन है, अच्छे नेचर का क्वेश्चन कौन है, ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए हैं? किस नेचर का क्वेश्चन है? ये 2 क्वेश्चन बोला है, अच्छे नेचर का नहीं बोला है, बल्कि ये बोला है कि दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किस नेचर का है, कौन चीज़ पूछा गया। तो पहला पूछा गया व्हाई वाज हेजरेटिंग्स नॉट नॉइजी, व्हाई लखनऊ इज कॉल्ड ए सिटी ऑफ नवाब। कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? हाँ, नहीं, सिटी ऑफ नवाब क्यों कहा जाता है लखनऊ को, ये चीज़ बोला गया। मतलब ये किस प्रकार का क्वेश्चन है ये बोला है। इसमें रिकैपेस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है, या इन्फेरेंटियल क्वेश्चन पूछा गया है, या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है ना इन्फेरेंटियल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन्फेरेंटियल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए।
विच ऑफ द वन फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ लिसन रीडिंग। लिसन रीडिंग का एडवांटेज कौन नहीं है? तो लिसन रीडिंग का एडवांटेज आपको, इट रिमूव्स हेजिटेशन एंड साइनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब बोला है कि इसमें जो है एडवांटेज का मतलब गुण होता है या प्रॉपर्टी कहिए, साइलेंट रीडिंग का गुण कौन नहीं है? तो साइलेंट रीडिंग का गुण इसमें रिमूव्स हेजिटेशन। जब तक साइलेंट रीडिंग करेंगे हेजिटेशन रिमूव नहीं होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। ये बोला कौन नहीं है, तो यही नहीं है। साइलेंट रीडिंग से हेजिटेशन खत्म होगा? नहीं ना खत्म होगा। साइनेस शर्माना खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो ये चीज़ गुण नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, ये गुण नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीचिंग मेथड इन इंग्लिश। मतलब इसमें ये सारे जो है ना, एक इंग्लिश का टीचिंग मेथड है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको बताना है इशारे पढ़ करके। उसके बाद बोला है कि विच फॉलोइंग रिफ्लेक्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये सारे क्वेश्चन कौन से कैरेक्टर के हैं, किस तरह के हैं, कैसे चरित्र को दिखाते हैं। ऑडिएबल, लिंगुअल या सब्सक्रिप्शन मेथड, या बाइलिंगुअल एज ए स्ट्रेटजी, या ग्रामर कट ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या, कौन से चीज़ को दिखा रहे हैं? तो ये ग्रामर कट ट्रांजैक्शन मेथड को दिखा रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ बोला है द स्ट्रेटजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द जर्मनी में इसको पहचाना गया। यूरोप में टीचिंग इंग्लिश, मतलब इट वाज वाइडली यूज्ड, यूरोप में ज़्यादा प्रयोग हुआ। यूनिट ऑफ द टीचिंग इज वर्ड नॉट सेंटेंस, ये वर्ड में होता है, सेंटेंस में नहीं होता है। द कॉन्टेक्स्ट इज गार्डन इन द स्टैंड फॉर्मेट, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा तो ग्रामर होगा। सिंपल भाषा में अगर हम एक लाइन समझ आते, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो ये ग्रामर कट मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन में दिया है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये होगा इसका आंसर। स्टैंडर्ड है इसलिए। तो एक लाइन पढ़ के भी हम समझ सकते थे, बशर्ते कि इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमसे पूछा क्या था। अगर ये नहीं समझ में आया कि क्या पूछा, तो उस समय जवाब देने में हम जानते हुए भी हिचकिचा जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे समझ में? आशा करते हैं कि अब ऐसे प्रश्नों से आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे प्रश्न से डर अब नहीं लगेंगे। हाँ देखिए, आगे है सेंटेंस में मतलब कथन और रीजन दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, और कथन और कारण के बारे में बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें दिया है कि अ सब स्किल अप्रोच टू इवैल्यूएशन रिफ्लेक्ट द टीचर्स इलस्ट्रेशन। जो सब स्किल होता है, स्किल अप्रोच जो होता है वो इवैल्यूएशन करता है, और इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएशन का जो अप्रोच है वो रिफ्लेक्ट करता है टीचर इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर हेल्प इज नीडेड। मतलब कहाँ पे मदद करने की ज़रूरत है, ये सब स्किल अप्रोच के जरिए। उसके बाद बोला है द टेस्टिंग ऑफ द राइटिंग एंड द लिसनिंग कैन बी ब्रोकन अप इनटू सब स्किल कॉम्प्रीहेंडेड बाय इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें बोला है कौन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और आर दोनों के दोनों ही सही लिखे हुए हैं, बट एक दूसरे का करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ बात सही लिखा गया है। बात पहला में ये बताया गया है कि सब स्किल अप्रोच जो है एवेल्यूएशन का, वो रिफ्लेक्ट करता है टीचर के आइडेंटिफाई को बताता है, ये चीज़ बोला गया है, और वहाँ की एरिया को बताता है वेयर हेल्प्स नीडेड, जो मदद करते हैं, जहाँ पर वे मदद करते हैं। और जो ये मेथड है, बोला है कि द टेस्टिंग ऑफ राइटिंग एंड द लिसनिंग, जो हम राइटिंग लिसनिंग करते हैं, कैन बी ब्रोकन अप इनटू सब स्किल्स, जिसमें आपको धज्जियाँ उड़ाते हुए सब स्किल
के जरिए आपको राइटिंग और लिसनिंग को धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आएंगे कॉम्प्रीहेंडेड के जरिए बाय द इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टेस्ट। जब हम इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टेस्ट में करेंगे तो ये इसका नियम को तोड़ेगा। तो ये दोनों ही बात सही अपने अपने जगह हैं, हाँ, लेकिन व्याख्या नहीं है, इस बात को ध्यान। हाँ, अ टीचर रीड्स अलाउड हाफ ऑफ द टेक्स्ट एंड द देन आस्क लर्निंग इन ग्रुप टू राइट देयर ऑन इंडिंग्स। एक टीचर हैं जो जोर से रीड मतलब रीड अलाउड हाफ ऑफ द टेक्स्ट, आधा टेक्स्ट को जोर से करते हैं, एंड देन आस्क, और उसके बाद क्या करते हैं, पूछते हैं लर्नर से, सीखने वाले से, इन ग्रुप टू राइट देयर ऑन इंडिंग्स, अपने मतलब पूरे ग्रुप से ये आप क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटी कहेंगे, ग्रुप वर्क कहेंगे, राइटिंग एक्टिविटी कहेंगे, इंटेक एक्टिविटी कहेंगे। तो ऐसे को हम ग्रुप वर्क के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि हम देखो यहाँ पे बोला है टेक्स्ट को खुद रीड करते हैं, और टेक्स्ट को रीड करने के बाद उसके बाद ग्रुप को लगा देते हैं उसमें। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में हम इसको एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के नाम से जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बोला गया है कि व्हेन ए टीचर रीड अलाउड हाफ ऑफ द टेक्स्ट एंड देन आस्क लर्नर्स इन ग्रुप टू राइट देयर ऑन इंडिंग्स, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ द डेवलपिंग वोकाबुलरी। अगर आपको वोकाबुलरी डेवलप करना है तो कौन सबसे अच्छा बेस्ट हो सकता है स्ट्रेटजी एमॉन्ग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट के लिए कौन सबसे, ठीक है, ये सबसे अच्छा हो सकता है गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। अगर कोई न्यू वर्ड का गेस करे तो ज़्यादा वोकेबुलरी उनको कंफर्म हो जाएगा, सबसे अच्छा यही होता है। मल्टी लैंग्वेज मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स टू डैट, मतलब ये बहुभाषा जो है ना यूज किया जाएगा किस रिसोर्स के रूप में, किसके रिसोर्स के रूप में। चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, जब हम बहुत सारे लैंग्वेज को सीख रहे हो। टीचर कैन बी लर्न मेनी लैंग्वेज, टीचर बहुत सारे लैंग्वेज को सीख रहे हो। या एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, जब सब बच्चे को लगेगा कि नहीं हमको सीखना ज़रूरी है, और तभी जाकर के ये मल्टी लैंग्वेज में जो होगा रिसोर्स के रूप में काम आएगा। अन्यथा अगर किसी को लगेगा कि नहीं हमारे साथ छल है तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा, फिर वो तो दिक्कत हो जाएगा। आगे समझे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आइए समझते हैं, बोला है स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज इट, ये क्या करता है स्टोरी टेलिंग, तो प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, ठीक है, मतलब स्टोरी टेलिंग जो है प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं बराबर, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर। अब क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, लर्निंग ए लैंग्वेज अनकॉन्शियसली इन फॉर्मल सेटिंग, मतलब इनफॉर्मल सेटिंग में और अनकॉन्शियसली अगर हम लर्निंग करते हैं तो इसको हम एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी तरह समझते रहिए, बनाते रहिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाते रहिए।